Hello friends, today we are doing introducing mechanics and kinematics. हम लोग आज मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल वीडियो है और इसका पर्पस है कि आप जानिए कि मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स में पर्टिकुलरली काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसको आप बेहतर ढंग से समझिए। मोशंस कितने तरह के होते हैं, ये एक ओवरव्यू वीडियोस है। इसमें किसी चीज़ का कोई मतलब कंसेप्ट कोई बहुत ज़्यादा जो है इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू जरूर क्लियर होने वाला है मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स को लेकर के। जो तो सबसे पहली बात कि ये मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द मोशंस ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी इन स्पेस एंड टाइम। मैकेनिक्स एक्चुअली है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशंस ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी इन स्पेस एंड टाइम। मैकेनिक्स का जो भी आप बुक्स पलटते हैं तो पूरा बुक कहीं ना कहीं जो है तो मोशंस ऑफ पार्टिकल को ही तो वो एक्सप्रेस करता है। चाहे रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं या वाइब्रेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं या पेंडुलम पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ क्या है? बेसिकली डील्स विद द मोशंस ऑफ पार्टिकल एंड द मोशंस ऑफ बॉडी इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, और उसमें भी अभी जो हम लोग पढ़ रहे जा रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है इसी का सबसेट है मैकेनिक्स का ही। ये कहता है कि काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion regardless of the cause producing it। ठीक है, ये केवल मोशंस को डील करता है। ठीक है, मोशंस को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फोर्सेस या फिर एक्सटर्नल एजेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई फोर्स लग रहा है मोशन तो तभी होगा। ये जैसे बॉडी है या फिर ये मान लीजिए ये कार है, सपोज कीजिए कि ये कार है, तो ये कार तो तभी ना मूव करेगी जब ये कोई फोर्स लगाएगी। तो जब ये कोई फोर्स लगाएगी, अब इसके बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। जो मैकेनिज्म मोशंस को प्रोड्यूस कर रहा है और वो मैकेनिज्म हमारे मोशंस के कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम इस पे अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स बेसिकली जो है सो मैकेनिक्स का वो हिस्सा है जो डील करता है केवल मोशन के साथ, विच डील्स विद द मोशन रिगार्डलेस ऑफ द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। उस मोशंस को कौन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी चर्चा ये नहीं करता है, उसकी चर्चा हम लोग जो है डायनामिक्स में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक चीज बताइए कि मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम व्हेन डू वी से दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट और व्हेन डू वी से दैट अ बॉडी इज इन मोशन। मोशंस को लेके ये पहला क्वेश्चन है कि मोशन होता क्या है। When do we say that a body is at rest and when do we see that a body is in motions? कब हम कहेंगे कि वह वस्तु रेस्ट में है, मतलब, और कब हम कहेंगे कि वस्तु मोशंस में। तो मोशंस को क्या है? मोशंस का सिंपल डिफिनेशन है कि इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द टाइम वी से दैट द बॉडी इज इन मोशंस। if the position of body with reference to observer changes with time तब क्या बोलेंगे हम लोग कि मोशन है। इफ इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, याद रखिए मैंने एक यूज किया है, पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर changes with the time, then it is called motion। ठीक है, एक एग्जांपल ये लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक टेबल है और इस टेबल पे ग्लास ऑफ वाटर जो है इसमें रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज टेबल और इस पे ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है। अब कोई बंदा, ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर के, ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होकर के इसको वॉच करता है। ठीक है, इस ग्लास को वॉच करता है। ये क्या है? ग्लास है, और ये क्या है? टेबल है, और ये क्या है? एक रूम है। दिस इज अ रूम। अब देखिए इस बंदे ने ये ग्लास को वॉच किया, ग्लास एकदम जहां है वहीं पे। तो विथ रेफरेंस टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है, ये क्या है? ये बंदा क्या है? ऑब्जर्वर।
ये बंदा ऑब्जर्वर है। विथ रेफरेंस टू दिस ऑब्जर्वर द ग्लास इज रेस्टिंग ऑन द टेबल। ठीक है, ये कह सकते हैं विथ रेफरेंस टू द ऑब्जर्वर इन द रूम द ग्लास इज रेस्टिंग ऑन द टेबल। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये मेरा जो है सो मान लीजिए ये मून है, चंद्रमा है, और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जर्वर है। ठीक है, स्पेस पे गया हुआ दूसरा ऑब्जर्वर। अब चूंकि ये क्या हो रहा है कि मून के रिस्पेक्ट में तो अर्थ जो है, जब मेरा पृथ्वी अर्थ भी मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है तो ये हाउस भी मूव कर रहा है, हाउस मूव कर रहा है तो टेबल भी मूव कर रहा है, टेबल मूव कर रहा है तो ये ग्लास भी मूव कर रहा है, ये ग्लास भी मूव कर रहा है। तो आप एक चीज देखें कि ये जो ग्लास था इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो ये था रेस्ट में, क्या था, रेस्ट में। लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कहीं दूर बैठा हुआ इस ग्लास को देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या था, तो ये मूविंग था। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि मोशन जो है, ये ग्लास है, ग्लास तो वही है, लेकिन मोशन की जो ये घटना है, हम जो ये कह रहे हैं कि ये रेस्ट में है, मोशन में है, वो केवल ग्लास की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसी चीज को हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। दोनों का एक कंबाइंड प्रॉपर्टीज है। मोशन की जो घटना है ये रेस्ट में है या मोशंस में है, ये केवल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर के मोशन की घटना को क्रिएट करते हैं। अगर ऑब्जर्वर घर में बैठा हुआ है तो वो ग्लास जो है सो रेस्ट में है, अगर ऑब्जर्वर मून पे बैठा हुआ है तो वो ग्लास जो है सो मूवमेंट कर रहा है। मून तो बहुत दूर की चीज हो गई। अब जैसे हम एक चीज एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल है कि मेरा मान लीजिए ये बस है, ठीक है, और इस बस में लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इस बस में लोग ट्रेवल कर रहे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं जो है इस बस में। अब इस दरवाजे से, यहाँ जो दरवाजा है आगे का दरवाजा, इस दरवाजा से जो है एक थीफ घुसता है, चोर घुसता है और बंदूक लेके बोलता है डोंट मूव। ठीक है, सारे पैसेंजर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास बंदूक है, वो गोली मार सकता है। तो उस थीफ के रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर हैं वो क्या है, वो रेस्ट में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीफ पैसेंजर्स आर रेस्ट, पैसेंजर जो है वो क्या है, तो रेस्ट में है। लेकिन बाहर जो रोड पे खड़ा हुआ है, जो रोड पे चल रहा है, ठीक है, और रोड पे जो खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में तो वो थीफ भी मूविंग है और ये पैसेंजर भी मूविंग है। इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोशन, नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशंस विदाउट द व्यूअर। अगर व्यूअर नहीं है तो रेस्ट और मोशंस का कोई मतलब नहीं बनता। अगर व्यूअर, इस केसेस में देखिए, इस बस के केसेस में व्यूअर अगर थीफ है तो पैसेंजर रेस्ट में है, व्यूअर अगर रोड पर खड़ा हुआ आदमी है तो पैसेंजर मूविंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट में है या रेस्ट में है वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पे। बिना ऑब्जर्वर के एग्जिस्ट किए हुए मूवमेंट का कोई चर्चा हो ही नहीं सकता है, मोशन का कोई चर्चा हो ही नहीं सकता है। इसलिए देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशंस विदाउट द व्यूअर। कोई ऐसा नहीं है कि अब रेस्ट एंड मोशन, नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी चीज जो है, एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट। एब्सोल्यूट कहने का मतलब हुआ ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट, कि ये जो घर में बैठा हुआ आदमी है, चांद में बैठा हुआ आदमी है, सबको जो है सो वो ग्लास रेस्ट में ही दिखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज नथिंग दैट इज एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। अब चले जाइए यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट पे, टू लोकेट द पोजिशंस ऑफ ए पार्टिकल वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल कहने का मतलब है, अब ये ऑब्जर्वर ये जो है सो इस ग्लास के मूवमेंट को, या ये जो बाहर में बैठा हुआ आदमी है वो गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए जो है सो क्या करेगा, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस खोजेगा। इट नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि पोजीशन पता करना है। तो ये अब जैसे मान लो ये अपने आप को मान लिया
ये एक्स मतलब एक्सिस मान लिया, ठीक है। और इसी के रेफरेंस में मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन जो है ये मान लीजिए D1 है। अब इसी पॉइंट से इस पॉइंट से अगर इसका पोजीशंस नहीं वेरी करेगा तभी नहीं ये बोलेगा कि ये ग्लास जो है सो रेस्ट में है। तो कहने का मतलब क्या है कि टू लोकेट द पोजीशंस ऑफ ए पार्टिकल वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से हम पोजीशंस को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? वो डिपेंड करता है मोशन किस तरह का है। मोशन वन डायमेंशनल है तो हम सिंगल डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, जैसे गाड़ी मूव कर रहा है ऐसे, तो इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसी एक्सिस को जो है एक्स एक्सिस मान लेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि गाड़ी टू डायमेंशनल में मूव कर रहा है तो हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, थ्री डायमेंशन है तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। लेकिन वी चूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो इसने म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बोला है, ऐसे आप कुछ भी चूज कर लीजिए, बट द कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा भी है वेक्टर अलजेब्रास में कि हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों लेते हैं वेक्टर के प्रोसेसिंग के लिए जो है सो, और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सारे तो जो वेक्टरी क्वांटिटी है, तो जब उनको प्रोसेस करना है तो क्यों ना हम जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लें। और भैया पोजीशंस को जो आप जब मेजर करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम के रिफरेंस में ही मेजर करेंगे, तो वो रिफरेंस फ्रेम आपको तभी यूजफुल होगा जब आपके पास जो है सो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक घड़ी भी लगा होगा। भैया 9 बजे 9 AM पे पोजीशंस यहाँ पे थी, 9:10 AM पे पोजीशंस यहाँ पे चली गई, तो देयर शुड बी एन क्लॉक इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मेजर द टाइम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस केवल एक्सिस से ही नहीं बनता है, उसको एक घड़ी भी चाहिए होती है, तब जाके पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है सो कंप्लीट होता है। नाउ अब आते हैं मोशंस के क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं कि मोशंस कितने तरह का होता है। मोशंस जो है एक होता है मेरा ट्रांसलेटरी मोशंस, ठीक है, एक होता है मेरा रोटेशनल मोशंस, ठीक है, एक होता है मेरा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशंस तो ये जो किसी की कार, ट्रांसलेटरी मोशंस में क्या होता है कि ए कार ट्रैवलिंग ऑन द हाईवे, मतलब क्या है कि ये जो मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है एम मास का है, और ये यदि ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो इसका हर बॉडी पार्टिकल, इस बॉडी का जो हर पार्टिकल है वो, जैसे मान लीजिए बॉडी अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो हर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा जितना भी पार्टिकल है। मतलब क्या कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन होता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाता है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशंस, ठीक है। ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, सो ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी moves in same direction with same velocity, ठीक है, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये जो ब्लॉक है, ये बंदा लिनियर मोशन, जैसे एग्जांपल ट्रांसलेटरी मोटर का एग्जांपल है, ये बंदा जो है इस ब्लॉक को ठेल रहा है, ये मान लीजिए कि इसमें एक पॉइंट है यहाँ, इसका एक पॉइंट है यहाँ, ये सारा पॉइंट जो है वो सेम डायरेक्शंस में मूव करेगा, विद सेम वेलोसिटी मूव करेगा, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशंस का है। ये जैसे बॉल को इसने किक किया, ये क्या है, इस बॉल का सारा पॉइंट एक डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशंस हो गया, ठीक है। सर्कुलर मोशन देखिए यहाँ से, ये भी ट्रांसलेटरी मोशंस हुआ जो है, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक चीज की जो रोटेशनल मोशंस हो जाता है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट वेलोसिटीज होता है। अब जैसे देखिए ये पंखा है, पंखा नच रहा है, तो ये सपोज करिए कि पंखा इधर 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 की ओर जा रहा है, पंखा जो है हमारा इधर की ओर जा रहा है, ये दिखा रहा है, तो ये जो है इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर है, इधर की ओर है, इसमें पंखा में जितना इस पॉइंट वेलोसिटी इधर की ओर है, इसका वेलोसिटी इधर की ओर है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जो रोटेशन में है इसका इधर की ओर, जो ऑब्जेक्ट रोटेशंस में है उसका हर पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में, पंखा हो सकता है सेम वेलोसिटी से मूव कर, सेम स्पीड से मूव कर रहा, लेकिन इसका मूवमेंट ऑफ द स्पीड देखिए, पार्टिकल का स्पीड का डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो यही होता है वो रोटेटरी मोशंस कहलाता है, ठीक है। इसमें तो ट्रांसलेटरी मोशन था क्योंकि इस पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, द सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शंस कर रहे, सेम स्पीड कर देती है विद सेम स्पीड,
और सेम स्पीड होगा तो सेम वेलोसिटी हो ही जाएगा। अब ये जो है सो मेरा रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा होता है एक वाइब्रेशनल मोशंस की बात करते चलिए। तो वाइब्रेशनल मोशंस में क्या होता है कि ये है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम। ये देखिए वाइब्रेशनल मोशन से ये क्या हो रहा है, ये पेंडुलम जो है वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जिसके पास जो एक्सीलरेशन होगा उसको ऊपर ले जाएगा। तो ये क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन से। जैसे कोई स्ट्रिंग को जो है सो दो एंड पे बांध रखा है, ये स्ट्रिंग है, ये धागा है, और इसको उंगली से लेकर दबाइएगा तो वो जैसे वाइब्रेट करेगा। तो ये क्या है, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेगा। तो ये भी क्या जाता है, ये वाइब्रेटरी मोशंस का एग्जांपल हो जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ मोशन जो है तो ये हम लोग देख रहे थे। अब चलते हैं यही ट्रांसलेटरी मोशन में थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और ये बॉडी मूव किया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें जो पॉइंट सी था, पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, सब ट्रांसलेट किया, सबका पाथ ऑफ मूवमेंट जो था वो सेम था, ठीक है। और ट्रांसलेट ही नहीं किया, वो सेम स्पीड से जो है बॉडी की जो बॉडी की स्पीड होगी वही सबकी वेलोसिटी होगी, स्पीड नहीं सॉरी वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन सेम है। ये भी ट्रांसलेशन का ही एग्जांपल है। सबका मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आई है, तो सारा पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आया वह, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब ये देखिएगा क्या चीज कि यहाँ जो बॉल है, ठीक है, अगर इस बॉल को हम बिना रोटेट किए हुए भेजते हैं, इस बॉल का ये जो पॉइंट है वो यहीं पे है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ, मतलब कहीं कोई, मतलब जैसे ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है, इस तरह से इधर गया। मतलब क्या है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द बॉल ट्रांसलेटेड, रोटेशन नहीं हो रहा है। रोटेशन में क्या होगा कि जैसे ये देखिए बॉल जो है सो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे। मतलब क्या चीज, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा इसका वेलोसिटी किधर होगा, इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी होगा इधर, और इस पॉइंट पे पार्टिकल जो बॉल को इधर मूव करना है तो वेलोसिटी होगा इधर। तो क्या हो गया कि ऑल द पॉइंट ऑन द बॉडी हैव डिफरेंट वेलोसिटी, ऑल द पॉइंट ऑन द बॉडी हैज डिफरेंट वेलोसिटी, ऑल the point on body has different velocity, different velocity। देखिए ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों है। जब इसको मूवमेंट यहाँ इस ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें बॉल ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, इसलिए इसको दोनों मतलब मोशंस इसमें अवेलेबल है। अब है क्लासिफिकेशंस ऑफ मोशंस अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस, कि जैसे मेरा मोशंस है वो 1 डायमेंशनल मोशंस क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशंस क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशंस क्या होता है। तो 1 डायमेंशनल मोशंस के लिए इसने क्या रखा है कि पार्टिकल्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये चीज समझ के रखिएगा कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करती है तो 1 डायरेक्शनल मोशन है। जब पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। एंड द पार्टिकल मूव्स इन ए स्पेस तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस पे जब मूव करता है। आप तो वैसे भी प्लेन स्पेस देखे ही हैं कि जब भी मतलब जब स्ट्रेट लाइन के लोग मूव करेगा तो हम उस पार्टिकल का मोशन एक ही रेफरेंस फ्रेम लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, ये हो गया मान लीजिए एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को ओरिजिन लेंगे और यहीं से जो है सो हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे। प्लेन में मूव करेगा तो 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। स्पेस पे मूव करेगा तो 3 एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तब जाके मोशन। ये रेफरेंस फ्रेम इसका ऐसा। अब है कि ये एक और तरीका है मोशंस को क्लासिफाई करने का, और ये है आपको कि यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन निकालने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज पार्टिकल इज कांस्टेंट, पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं बदलेगा। याद रखिए अभी हम आगे भी पढ़ने जा रहे हैं कि वेलोसिटी जो होता है इसमें 2 कंटेंट होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, एक मैग्नीट्यूड है और एक क्या है तो मेरा डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी के कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शंस भी कांस्टेंट, इसलिए ऑब्वियस है कि पार्टिकल को जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये 1 डायमेंशनल मोशन ही होता है, दिस इज ए 1 डायमेंशनल मोशन।
डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया क्या मतलब क्या है कि वो वन डायमेंशनल मोशंस में ही मूव करेगा। फिर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। यहाँ देखिएगा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, विथ वेलोसिटी चेंजेस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब क्या चीज कि एक्सेलरेशन जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गया। और ये 1D भी हो सकता है, वन डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, वन डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, और 3D भी हो सकता है। ये कोई भी मोशन हो सकता है इस प्रॉपर्टी के साथ जो है सो। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। मतलब वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड वेलोसिटी अलोंग द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी अलोंग विद द एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का क्या मतलब होगा कि वेलोसिटी अलोंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशंस का जो है सो हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है सो हमारा क्या है, एक सड़क है। ठीक है, दिस इज ए रोड, और इस सड़क पे जो है तो ये कार देखिएगा इस डायरेक्शन से मूव कर रही है वन डायमेंशन, तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशंस। वन डायमेंशनल मोशंस का एक दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशंस, या इसको बोलते हैं मोशंस इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कार मूवमेंट कर रहा है, ये क्या है, वन डायमेंशनल मोशंस का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पर्सन्स वॉकिंग ऑन ए हॉलवे, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन से। स्प्रिंटर रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रेस कोर्स, ये भी वन डायमेंशनल मोशन से, स्ट्रेट रेस कोर्स। ड्रॉप्ड ए पेंसिल, पेंसिल की अगर आप कोई बॉल भी जो है सो नीचे गिराते हैं या पेंसिल भी नीचे गिराते हैं तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन से आता है। ड्रॉपिंग ए पेंसिल, थ्रोइंग अ बॉल स्ट्रेट अप, अगर बॉल लिया और बॉल को सीधे ऊपर की ओर फेंका, तो ये भी क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन से आता है। बस इसमें क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थ्रोइंग ए बॉल स्ट्रेट अप, ड्रॉपिंग ए बॉल, वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सब हो गया वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल की। वन डायमेंशनल मोशन का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जो है उसका पोजीशन चेंज करेगा, तो ये वन डायमेंशनल मोशन। अब देखिए टू डायमेंशनल मोशंस क्या हो जाता है कि जब बॉडी का मूवमेंट टू एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में इस बंदे ने फुटबॉल को शूट किया है अपने पाँव अपने लेग से, तो ये जो फुटबॉल है वो कैसे जाएगा, रियल लाइफ में भी हम देखेंगे कि वो जो है सो उड़ता हुआ जाएगा। अब उड़ता हुआ और आगे की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि जहाँ से वो शूट किया ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो देखिए आप टाइम t1 पे जो है तो ये था, मान लीजिए ये लेंथ था x1, और ये जो था y लेंथ ये हो गया x2। t2 टाइम पे जो है तो ये लेंथ क्या हो गया x2, और ये लेंथ क्या हो गया y2। ठीक है, अब देखिए इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है इस मूवमेंट के दौरान। जब बॉल यहाँ से यहाँ चला गया या बॉल यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या हो रहा है, इसका x कंपोनेंट भी बढ़ रहा है, क्या y कंपोनेंट भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, दोनों कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, दो डायमेंशंस में मोशन हो रहा है, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन हो गया। अब जैसे इस झूले को देखिए, हम इस झूले में इस एक्सिस को y एक्सिस मानते हैं, इस एक्सिस को हम z एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो अब ये जो झूला है या इसी को ले लीजिए, अब ये मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर ये इसमें बैठा हुआ आदमी है, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये वैसे मान लीजिए अभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, जब इधर भी मान लीजिए यहाँ पे चलाया, ये पॉइंट यहाँ चलाया ट्रांसलेट करके मूव करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, यहाँ हो गया x1, ये x2। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है सो वेरी कर रहा है। जब मूवमेंट हो रहा है, ये झूला जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसमें बैठे हुए आदमी का एक्स कंपोनेंट जो है सो घट रहा है, फिर इसमें बैठे हुए आदमी का भी एक्स कंपोनेंट क्या हो रहा है, यहाँ जो बैठा होगा उसका एक्स कंपोनेंट बढ़ेगा। ये झूला जब मेरा इधर की ओर जाएगा तो यहाँ का जैसे मान लीजिए ये जो एक्सिस है हमने पेंट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ जो बैठा हुआ आदमी है उसका एक्स पोजिशन जो है सो ये मान लीजिए ये हो गया माइनस ऑफ एक्स, ओरिजिन है तो ये हो गया माइनस ऑफ x1,
अब जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -(x2), ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। एक तरह से ये भी जो है सो मेरा 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसमें हाइट भी जो है सो देखिए, अब ये बंदा इस हाइट पे था, उधर के बाद इस हाइट पे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2 डायमेंशंस में इसका मोशन हो रहा है, इसका हाइट चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। क्या एक चीज बताइए हमको, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल पे एक चींटी है और ये चींटी चल रहा है, क्या हो रहा है, एंट है, दिस इज एन एंट, क्या है ये, एंट है और ये चल रहा है, ठीक है। तो एंट कभी चींटी को चलते हुए आपने देखा है, चींटी जब चलता है तो कोई वो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करता, कभी ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, चला जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, तो देखिए इसका एक्स डायमेंशन में भी मोशन है, वाई डायमेंशन में भी मोशन है, तो हम कहेंगे क्या चीज कि इट डज नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन, भी फॉलो नहीं कर रहा है, चींटी को फॉलो करता है क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर यहाँ इस ये बॉडी क्या जो मूवमेंट होता है स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है क्या, तो ये प्लेन को फॉलो कर रही है, तो क्या हो गया, ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो एंड मूविंग ऑन टॉप ऑफ सरफेस ऑफ डेस्क कीजिए 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, हमने देख लिया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन देखिए, ये झूला झूल रहा है, इसमें बंदे का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है कि मोशन इन द स्पेस, मोशन इन स्पेस विच इनकॉर्पोरेट्स all x, y and z axis is called 3 dimensional motions, ठीक है। जो स्पेस में मोशंस होता है जिसमें कि तीनों एक्सिस होते हैं वो 3 डायमेंशनल मोशंस होते हैं। जैसे कहता है ऑल द ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स परफॉर्म 3 डायमेंशनल मोशंस, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब 3 डायमेंशनल मोशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे द सन ऑर्बिट अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ 3D मोशंस। पतंग, जब हवा में आप पतंग उड़ाते हैं तो उसका जो मूवमेंट है वो तो 3 डायमेंशनल मोशंस हैं। क्यों, क्योंकि कोई बंदा, जैसे कोई बंदा ये पतंग लिए हुए है और इसको उड़ाता है, आप इसको यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इधर की ओर हम मान लेते हैं ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स वाई और ये इधर जेड एक्सिस हो गया। और ये बंदा जो है सपोज करिए यहाँ पे खड़ा होकर के पतंग को उड़ा रहा है, तो क्या होगा, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शंस में भी, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी। इसीलिए मोशन ऑफ ए काइट इज 3 डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ ए प्लेन इज आल्सो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। क्यों, देखिए जरा सा, ये हम ऐसा करते हैं कि प्लेन जो है सो हमारा इधर की ओर मूवमेंट में, ठीक है, यहाँ दे रखा है इधर के मूवमेंट में, हम इसके अलॉन्ग एक्सिस ले लेते हैं। हमने कहा कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस हो गया और ये डायरेक्शन जो है चाहिए, एक ये डायरेक्शन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, और एक ऊपर का डायरेक्शन से है ये इसमें जेड एक्सिस हो गया। तो जो है सो अब देखिएगा क्या चीज़, ये प्लेन जो है इसका जब हाइट बढ़ेगा या घटेगा, जब ऊपर की ओर जाएगा नीचे की ओर जाएगा तो एक एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट होगा, जब लेफ्ट साइड जाएगा दूसरे एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट होगा। तो मान लीजिए इधर की ओर गया तो इधर मूवमेंट हुआ, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ 3D मोशन हो जाता है, ठीक है। एंड थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।